जाऊंगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एनआरसी का कोई जीन्स या वायरस अवेलेबल नहीं है। ऑल टुगेदर एक अलग कानून है। इसमें नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। इस देश की माइनॉरिटी को ऑपोजिशन भड़का रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों बहनों को करबद्ध विनंती करता हूं, इनका मत मानिएगा। ये फिर से एक बार आपसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीएए से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जा नहीं सकती। जो शरणार्थी आए हैं इनको नागरिकता मिल सकती है और ये बहुत फर्म है। मैं कहता हूं कानून को डाउनलोड करिए, सभी भाषा में उपलब्ध है, आप भी पढ़ पाएंगे और इसको समझिए। सर, सीए से तो किसी का जो सिटीजनशिप है वो नहीं जाएगा, ये सही बात है। कभी ना कभी चुनाव के बाद आपने कहा कि एनआरसी आएगी जिसमें रजिस्ट्रेशन। मैंने ऐसा नहीं कहा है एनआरसी आएगा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। एक अभी नहीं देना। मैंने कहा नहीं, मेरे को सवाल, मैं राहुल भाई बहुत सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपके सवाल को भी समझता हूँ, मेरे जवाब को भी समझता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा आएगा। मैंने ऐसा कहा ये सवाल का जवाब मैं चुनाव के बाद दूंगा। इस वक्त का एक बड़ा सवाल सभी के जहन में यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार बनती है तो सरकार के एजेंडे में क्या रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला कि तैयार हो जाइए, बड़े ऐलान होने वाले हैं और 100 दिन का एजेंडा तैयार है, हम बड़े फैसले लेने वाले हैं। सर, थोड़ा सा इंडिकेट कर दीजिए कि क्या तैयारी करनी है भाई हम लोगों को। देखिए, क्या फैसले होंगे? भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र में आ रहे सारे एजेंडे को हम क्लियर करेंगे। हम 1950 से चुनाव घोषणा पत्र घोषित करते हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी बनी है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम धारा 370 हटाएंगे। देश की जनता ने जब हमें पूर्ण बहुमत दिया, हमने धारा 370 को देश के संविधान से हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे अयोध्या में, कोई सहमत नहीं था, हमने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी। हमारे घोषणा पत्र में था हम ट्रिपल तलाक समाप्त कर देंगे, हमने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। हमारे घोषणा पत्र में था हम यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे, आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करेंगे। हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक शुरुआत की है और वो हमने पूरा किया है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम सीए लाएंगे, हमने फिर से सीए को इंट्रोड्यूस रूल्स बनाकर चुनाव के पहले हमारा वादा समाप्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वादे क्या है वो हमारे घोषणा पत्र में आएंगे, परंतु एक बात बहुत स्पष्ट बता देता हूं, ये 10 साल में मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों के जीवन को स्थायित्व दिया है, सुखी बनाया है और सभी प्राथमिक सुविधाओं से युक्त किया है। आज देश के 60 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज मिला है, घर में टॉयलेट मिला है, घर में ही नल से जल मिल गया है, गैस का सिलेंडर मिला है, 5 लाख तक का सारा इनका अनाज और इलाज स्वास्थ्य का फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और हर किसान के बैंक अकाउंट में बेसिक इनपुट के लिए 6,000 रुपया हर साल जमा हो रहा है। ये बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया है, ढेर सारी सीरीज ऑफ पॉलिसी लाकर, जिससे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज फेवरेट डेस्टिनेशन पूरी दुनिया में भारत बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश को 11वें नंबर के अर्थतंत्र से 5वें नंबर के अर्थतंत्र पर ले जाकर देश को समृद्ध किया है और मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरी टर्म दे दीजिए, आप समर्थन कर दीजिए, देश तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनेगा, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को सुरक्षित किया है, आतंकवाद पर नकेल कसी है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर हमने पड़ोसियों को कठोर जवाब दिया है, नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में गए हैं, नारकोटिक्स को समाप्त किया है और देश को सुरक्षित किया है। और अब मोदी जी ने कहा है कि अगले 25 साल तक देश के 130 करोड़ की जनता अपने आप को तैयार कर ले। 15 अगस्त 2047 को ये देश आत्मनिर्भर होगा, ये देश विकसित भारत होगा और ये देश दुनिया में नंबर 1 पर होगा। इसके लिए
हमें अपने आप को तैयार करना, इससे बड़ी कोई घोषणा ही नहीं हो सकती। सर, बीजेपी की विचारधारा के 3 अहम पहलू थे। आर्टिकल 370 वो आपने कर दिया, राम मंदिर वो आपने कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड में हो गया, आपने एक टेम्पलेट बना दिया, आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टेट्स में करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है? क्या काशी विश्वनाथ में या मथुरा में मंदिर बनाना उसका हिस्सा है? आपके लिए अनफिनिश्ड एजेंडा आप किसको मानते हैं? देखो राहुल भाई, आप लोगों का एक प्रॉब्लम है, जब तक धारा 370 हटी नहीं थी, राम मंदिर बना नहीं था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था, सीए आया नहीं था, ट्रिपल तलाक समाप्त नहीं हुआ था, यूसीसी आया नहीं था, आप हमेशा कहते कि भारतीय जनता पार्टी के साथ डेवलपमेंट का कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये डिवीजन करने वाले एजेंडा के आधार पर आगे बढ़ती है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ, ये डिवीजन करने वाले एजेंडा नहीं है। ये सारे एजेंडा देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, देश के सम्मान के साथ जुड़े हुए और देश की संस्कृति को नई चमक और पहल देने वाले एजेंडा है। वो हमारे एजेंडा थे, हमने समाप्त कर दिया। अगर आपकी वो बात को याद रखें कि हमेशा हम इसके आधार पर जीते हैं, जीतते थे, तो हमारे पास से तो जीतने का मंत्र ही समाप्त हो गया। अब तो हम चुनाव हार जाने चाहिए। वास्तविकता ये है कि हम इसके आधार पर चुनाव जीतते ही नहीं थे। हम बार बार चुनाव हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर जीतते थे। हमारे चुनाव जीतने का आधार ना ही हमारे एजेंडे के हिस्से थे, ना जातिवाद था, ना परिवारवाद था, ना तुष्टीकरण था। हम हमारे परफॉर्मेंस से चुनाव जीतते थे। मोदी जी ने इस देश की राजनीति से जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है और यही सही डेमोक्रेसी है। सर, एक जो आरोप लगता था भारतीय जनता पार्टी पे पहले कि इस तरह के जो बयान आते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे या फिर नथुराम गोडसे को लेके, अब मेरा बात तो जवाब दिए बगैर बात नहीं जा सकती। एक सांसद ने बयान दिया, हमने तुरंत अपने आप को बयान से अलग कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसको नोटिस भेज दी। राहुल गांधी के सांसद ने बयान दिया, इस देश के 2 टुकड़े करो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हो। इससे ज्यादा बायस जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता। 2 दिन आपने एजेंडा चलाया, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे और भारत के डिवीजन पर 2 शो नहीं किए। क्या बात कर रहे हो? हम देखते नहीं है, आंख मूंद कर रहते हैं। जवाब देना पड़ेगा आपको भी, देश की जनता को, कि आपका एजेंडा क्या है। ऐसे नहीं चलता है राहुल भाई। मेरा सवाल ये था कि जिन जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिया, आपने तो उनका टिकट काट दिया। मतलब आप जो यहाँ बैठे हैं सारे के सारे, कुछ को टिकट मिल गई, कुछ टिकट की उम्मीद में है, उनको आप बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भाई एकदम लाइन टू लाइन बैटिंग करो। थोड़ा सा आपने दाएं बाएं बोला तो टिकट भी कट सकती है। जितने भी मोटर माउथ एमपी थे सबकी टिकट काट दिया। देखिए, पार्टी की डिसिप्लिन में मुझे भी रहना पड़ेगा, सबको रहना पड़ेगा भाई। पार्टी की डिसिप्लिन एक होती है, पार्टी की पॉलिसी के बाहर कोई क्रॉस स्टेटमेंट नहीं कर सकते। सर, हम लोग पश्चिम बंगाल की तरफ आते हैं क्योंकि चुनाव बाकी जगहों पे तो मतलब कुछ स्टेट्स में तो लग रहा है कि चुनाव हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, मतलब आप ही लड़ रहे हैं, विपक्ष तो कुछ कर नहीं रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल में लड़ाई चल रही है, मतलब आप पूरी ताकत लगाए हुए, ममता बनर्जी भी मतलब जितना कर सकती हैं। आपको लगता है कि सबसे रोचक, सबसे एक्साइटिंग इलेक्शन अगर कहीं पे है इस बार पश्चिम बंगाल में? मैं बता देता हूँ, राहुल जी एक्साइटेड है, कोई एक्साइटेड होगा नहीं। पश्चिम बंगाल में हम 25 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, वास्तविकता है और ये हो के रहे। आपको लगता है कि संदेश खली से एक माहौल बना जैसे नंदीग्राम, सिंगूर के टाइम पे हुआ, आपने उसको यूज किया ममता जी के खिलाफ? संदेश खाली तो एक शरीर में जब रोग होता है, जब कैंसर होता है, तो कैंसर की गांठ बड़ी हो जाती है, तब बाहर दिखती है। संदेश खाली तो एक बाहर आया हुआ परपोटा है, वहां पूरी व्यवस्था एक खोखली हो गई है। स्टेट जब तुष्टीकरण के आधार पर चले, स्टेट जब वोट बैंक की राजनीति के आधार पर चले, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, ना डेवलपमेंट सिमेट्रिक हो सकता है, ना स्टेट का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वहां पर घुसपैठ भी करा रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हो रही है वोट बैंक बढ़ाने के लिए। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपनी वोट बैंक के सारे गुनाहों को दबाया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया आने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ईडी पर सवाल उठाती है, अपने मंत्री पर सवाल नहीं उठाती है। 51 करोड़ कहां से आया, इसका तो जवाब पूछो।
51 करोड़ रुपया। कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिलते हैं और दूसरे दिन प्रेस होती है कि हम पर प्रताड़ना होती है। अब 350 करोड़ जिसके घर से कैश मिले वो बेचारे सांसद पर ईडी ने रेड किया, इसको एक क्वेश्चन कर रहे हैं। भैया ये बात कभी ना कभी जनता जानती है, समझती है। सर, ईडी और सीबीआई का चूंकि आपने जिक्र किया, उसमें एक फैक्ट ये है कि कुछ तो जैसे कि बहुत सारा पैसा निकल आया एमपी साहब के पास, वो बेचारे सांसद पकड़े गए, उनको जवाब देना है। पर यह भी हकीकत है कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं अलग अलग स्टेट्स में जिनके खिलाफ काफी जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, फिर बीजेपी में आए, फिर उतने जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन नहीं चलती ऐसा नहीं होता है। मैं स्पष्ट कर देता हूं देश की जनता के सामने, एक भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले राजनेता का ईडी या सीबीआई ने केस क्लोज नहीं किया है। जो आए हैं वो सारे चार्जशीट होने के बाद आए हैं। इनका प्रोसीडिंग चल रहा है, कहीं पर भी केस विड्रॉल नहीं हुआ है। एक भी उदाहरण हो तो राहुल भाई आप खोज कर मुझे ट्वीट करना, मैं ट्वीट पर जवाब दूंगा, जिससे सार्वजनिक को सवाल और जवाब दूंगा। सर, वो केस क्लोज करना एक चीज है, वो केस को आप ऐसे खुला ही छोड़ दो तो वो भी तो एक तलवार की तरह है ना। सब केस लो है। चिदम्बरम साहब को 5 साल हो गए, क्या हो रहा है? ये हमारे जुडिशियल प्रोसीजर की थोड़ी गड़बड़ है, जिसको सुधारने के लिए हम 3 कानून लेकर आए हैं, जिसमें 3 साल के बाद सभी को सजा मिलने वाली है। ये कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 3 साल में सभी को सजा। ये तो हमारी कोर्ट प्रोसीजर का मामला है।